यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना बड़ा जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लगा सकता था। जो चीज हम इंसान समझते दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे, और आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और दुनिया के लिए आसान भी बनाया। आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की क्षमता को देखकर लोग समझते थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है, और इस बात को आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च किया जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिनको आइंस्टाइन को डर था। 13 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की मौत हुई, तब ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उस डॉक्टर को ये जानने की बहुत ही उत्सुकता थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थ्योरी हॉर्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हॉर्वे की इस हरकत के बारे में पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वे उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर सच को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा स्टडी का सफर। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन में रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वे प्रिंसटन हॉस्पिटल के जॉब से हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे ले चुके थे, और वो उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटो ली और फिर उनको 240 छोटे छोटे पीसेज काटकर हर पीस को अलग अलग जार में रखकर अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी बात को लेकर डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहा। उनकी बीवी अक्सर धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा, और डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिता चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहां वो अपने खाली के समय में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वो कई अलग अलग जॉब को छोड़कर अलग अलग शहरों में नौकरी करने के लिए घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके, और लास्ट दाव में उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेज दिया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडी पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कार्पस कालोसम नामक हिस्से में पाया गया। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है, और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने और आर्ट और म्यूजिक स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब यह सोच रहे होंगे कि इन सब में कार्पस कैलोसम का क्या काम है। आप सोच ले कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान आपके दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी है। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ हाथ उल्टा। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपको फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कार्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कार्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई,
जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेज आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब ये पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया था तब उन्होंने ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपने सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में काफी मुश्किलें होती थी और मैथ और नंबर को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करते थे। स्कूल लाइफ में बाकी सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस ही ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके घर पर भूल गई और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ही दिन में आइंस्टाइन ने उस ज्योमेट्री के पूरे बुक पढ़ लिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर बैठे। 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी कि जब वह क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए खड़ा होते थे तब टीचर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के ऊपर से ही गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वह इनवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद भी बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके दुनिया को हैरान कर दिया और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर से करना।